नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आज देखने वाले हैं। और दोस्तों हमने इससे पहले जो NEP आपका 1986 है और NEP 2020 हमने देखी है। तो आज हम देख रहे हैं भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कब आई, 1968 में आई। ठीक है। और इससे पहले हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 वाली जो शिक्षा नीति करवाई है, जिसने भी नहीं देखी है वीडियोस वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि आज देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे और डिटेल से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए, क्या क्या इसमें बातें कही गई, इन सारी बातों पर बात करते हैं। चलिए देखिए, पहला टॉपिक देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में परामर्श देने के लिए 1964 में कोठारी आयोग की नियुक्ति की। तो दोस्तों देखिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो देश की पहली शिक्षा नीति आई है हमारी 1968 में, तो ये शिक्षा नीति कोठारी आयोग ने इसकी संस्तुति की थी। तो उसके बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। तो देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में परामर्श देने के लिए 1964 में कोठारी आयोग की नियुक्ति की। तो भारत सरकार ने देखिए शिक्षा प्रणाली में परामर्श के लिए कोठारी आयोग का गठन किया। कब किया? 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया। ठीक है। और कोठारी आयोग अलग से वीडियो में मैंने बताया है, कोठारी आयोग पर हमने बात की है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1964 में भारत सरकार ने इसकी नियुक्ति की। किस लिए की? जो भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी इसमें परामर्श के लिए। अगला देखते हैं टॉपिक, आयोग ने भारतीय शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का गहन अध्ययन किया और अपने सुझाव 1966 में भारत सरकार को दिए। तो देखिए, जो आयोग कोठारी आयोग था, इसने अपनी जो रिपोर्ट है, ठीक है, अपने सुझाव भारत सरकार को कब दिए? 1966 में दिए। ये ईयर याद रखें कि आयोग यानी कि कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का गहन अध्ययन किया और अपने सुझाव 1966 में भारत सरकार को दिए। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। कोठारी आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को भारतीय संसद द्वारा कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए, कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को भारतीय संसद ने क्या कर दिया? कुछ उनमें संशोधन करके उनको क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। ठीक है, क्लियर है। इनकी कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट, अपने सुझाव दिया, उसके बाद सरकार ने इसको कुछ संशोधन करके इसमें फिर इसको स्वीकार कर दिया। तो इसी आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र नीति को 24 जुलाई 1968 को जारी किया गया या लागू किया। तो दोस्तों ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि जो पहली शिक्षा नीति है, ठीक है, 1968 की, तो ये कब लागू हुआ? NEP 1968, तो ये हुआ 24 जुलाई 1968। ये डेट याद रखें, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी डेट ही डेट पूछ देता है, ठीक है, और कभी ईयर पूछता है, ठीक है, इसलिए दोनों चीज याद रखें। उसके साथ साथ ही जो NEP 1968 है यह स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है। उसके बाद 1986, उसके बाद 2020 में आई है शिक्षा नीति नहीं। ठीक है। तो दोस्तों पहली शिक्षा नीति, भारत की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है? तो ये है आपकी NEP 1968। उसके बाद देखिए, इसमें 17 कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया। तो देखिए, जो NEP 1968 है, NEP 1968 में 17 कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। क्या क्या बात कही गई है उनमें, उन सभी पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम बात करेंगे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा,
जिसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहते हैं। तो देखिए जो NEP 1968 है, इसमें पहली जो बात कही है वो कही गई है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में। तो देखिए क्या है इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इसमें कहा गया है कि जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको क्या दिया जाए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए की जाए। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें अनिवार्य शिक्षा में देखिए अव्यय तथा अवरोध की समस्या को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों देखिए अव्यय तथा अवरोध क्या होता है, आप जानते होंगे। अव्यय क्या होता है, देखिए अव्यय वो होता है अगर कोई छात्र स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जो है यानी कि प्रवेश लेने के बाद 2 या 3 साल बाद स्कूल छोड़ देता है, तो उसका कोर्स क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा बच्चे का। और इस पर जो है समय का और धन का दोनों का व्यय होता है। यानी कि कोई छात्र जब स्कूल में प्रवेश करने के बाद 2 या 3 साल बाद स्कूल छोड़ देता है, उसको बोलते हैं अव्यय। और अवरोध क्या होता है, अवरोध होता है यदि बच्चा एक ही कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि 2 बार अगर कोई बच्चा जो है स्कूल में फेल हो जाता है एक ही क्लास में, तो वह उस कक्षा अगर सपोज दैट वो उस कक्षा को उत्तीर्ण ही नहीं कर पाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवरोध कहेंगे। क्लियर हो गया, इसको याद रखें, ये पूछा जा सकता है। अव्यय किसे बोलते हैं, कोई छात्र स्कूल में प्रवेश के बाद 2-3 साल के बाद स्कूल छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं अव्यय। अवरोध बोलते हैं यदि बच्चा एक ही कक्षा में 2 बार उत्तीर्ण होता है तो उसको बोलते हैं अवरोध। ठीक है, तो इस समस्या को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। ठीक है, NEP 1968 ने क्या कहा कि जो अव्यय और अवरोध की समस्या आ रही है विद्यालयों में, स्कूलों में, इस समस्या को खत्म करने के लिए आवश्यक कदमों को उठाया जाए। दूसरा देखते हैं, दूसरा है शैक्षिक संरचना, यानी कि एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बात कही गई है। तो देखिए पहला है समस्त देश में शिक्षा की जो संरचना है वो कैसी हो, 10+2+3 के आधार पर हो। तो देखिए NEP, याद रखें इसको, NEP 1968 जो हम देख रहे हैं, इसमें जो शिक्षा की जो संरचना थी या जो शिक्षा प्रणाली थी, कैसी थी संरचना, 10+2+3, जिसमें 10 ईयर्स का क्या था, सामान्य शिक्षा थी जो सभी के लिए अनिवार्य थी। उसके बाद 2 ईयर्स का आपका 11th-12th, उसके बाद 3 ईयर्स का आपका क्या होगा, डिग्री कोर्स, जैसे सपोज दैट आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, तो देखिए 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स इसमें होगा। तो ये NEP 1968 में कहा गया था, ठीक है, कि शिक्षा की संरचना 10+2+3 रहेगी। लेकिन अभी बात करें हम NEP 2020 की, जो 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, तो इसमें शिक्षा की संरचना क्या है, इसमें है 5+3+3+4। ठीक है, ये मैंने बताया है और आपको NEP 2020 अच्छे से समझाया है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये अब ये जो शिक्षा की संरचना है अब क्या हो गई है, 5+3+3+4 हो गई है। लेकिन जो NEP 1968 था उसमें क्या था, 10+2+3 था। ठीक हो गया। आगे बात करें भाषाओं के संबंध में, यानी कि भाषाओं यानी कि लैंग्वेज के उसमें क्या क्या बात कही गई है। देखिए 1968 में, यानी कि जो शिक्षा नीति आई 1968 वाली, तो देखिए भाषाओं का विकास क्या रहा। देखिए देश के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का विकास आवश्यक है। तो देश के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका विकास आवश्यक है, जो रीजनल लैंग्वेज है उनका विकास करना आवश्यक है। दूसरा देखिए विद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा रखा जाए। तो देखिए विद्यालय स्तर पर तो होता ही है रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, आपका शिक्षा का माध्यम, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर भी जो है शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। ये किसने कहा है, NEP
1968। ठीक हो गया। अगला बिंदु देखें, माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारें त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करें। तो देखिए जो माध्यमिक स्तर है इसमें राज्य सरकारें क्या करें, त्रिभाषा सूत्र का उपयोग करें, यानी कि राज्य सरकार त्रिभाषा सूत्र का उपयोग करें। त्रिभाषा में आपके कौन कौन से आते हैं, आपकी एक रीजनल लैंग्वेज आती है यानी कि क्षेत्रीय भाषा, और उसके बाद हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी जिस राज्य की जो राजभाषा होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए अगला, हिंदी भाषा के विकास का प्रयास किया जाए, यानी कि हिंदी का विकास किया जाए, हिंदी लैंग्वेज का। उसके बाद देखिए संस्कृत भाषा को विद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ विषयों में सम्मिलित किया जाए। तो देखिए संस्कृत लैंग्वेज यानी कि संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा गया है, देखिए संस्कृत भाषा को जो है विद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर जो है पाठ विषयों में यानी कि पाठ्यक्रम में जो है संस्कृत को भी जो है सम्मिलित किया जाए, चाहे वो विद्यालय स्तर हो चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर हो। उसके बाद अगला है, अंग्रेजी व अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सिखाने की उचित व्यवस्था की जाए। तो NEP 1968 में कहा गया है कि जो इंग्लिश और जो अन्य जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनको सिखाने की जो है उचित व्यवस्था की जाए। उसके बाद अगला है अध्यापकों के स्तर में उन्नति। तो देखिए अध्यापकों के स्तर में कैसी उन्नति होनी चाहिए, ये क्या कहा गया, देखिए अध्यापकों की सेवा शर्तें और वेतन, याद रखें सेवा शर्तें और वेतन क्रम उनकी योग्यता तथा दायित्व के अनुसार होना चाहिए। तो साफ कहा है NEP 1968 ने कि अध्यापकों की जो सेवा शर्तें और वेतन क्रम है उनकी योग्यता के दायित्व के अनुसार उनकी होनी चाहिए, यानी कि जो टीचर्स का जो वेतन है, जो सुविधाएं मिलती हैं टीचर्स को, तो उनको उनकी योग्यता और उनके दायित्व के अनुसार उनको ये चीज मिले। उसके बाद देखिए समय समय पर उनकी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि के लिए सेवारत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। तो देखिए जो टीचर्स हैं उनकी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करने के लिए जो सेवारत कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जाए, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाए। ठीक है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता। पांचवा क्या है, शैक्षिक अवसरों की समानता। देखिए इसमें क्या बात कही गई है, सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएं। ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्ति की सुविधाएं उपलब्ध हो और राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए समान विद्यालय प्रणाली यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम को अपनाया जाए। तो देखिए सभी को समान शैक्षिक अवसर, शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करें, यानी कि सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाए। और साथ ही साथ जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्ति की सुविधाएं उपलब्ध हो, यानी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ शिक्षा की प्राप्ति जो है उसके लिए सुविधाएं हैं उपलब्ध हों। और राष्ट्रीय एकता की स्थापना, यानी कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम। अब कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है, तो कॉमन स्कूल सिस्टम हम ऐसा सिस्टम, ऐसे सिस्टम को कहेंगे जिसमें क्या है, सभी प्रकार या बिना किसी भेदभाव के जो है सभी को एक साथ शिक्षा देना, यानी कि सभी को शिक्षा देना क्या कहलाता है, कॉमन स्कूल सिस्टम के अंदर आता है। तो राष्ट्रीय एकता में एकता की स्थापना होगी। ठीक है, एकता बढ़ेगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए समान विद्यालय कॉमन स्कूल सिस्टम को अपनाया जाए। उसके बाद देखिए बालिकाओं की शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। देखिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए उचित प्रबंध किया जाए। उसके बाद अगला है विकलांगों व मानसिक तथा शारीरिक रूप से पिछड़े बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी कि जो विकलांग हैं और जो मानसिक तथा शारीरिक रूप से या पिछड़े हों, ठीक है, इन पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो विकलांग हैं या जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या पिछड़े हों उन पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए, ये बात कही गई है NEP 1968 वाले में। ठीक हो गया।
उसके बाद छठा देखिए कार्य अनुभव तथा समाज सेवा। तो देखिए कार्य अनुभव और समाज सेवा में क्या बात कही गई है, विद्यालय समाज के लघु रूप में कार्य करें, यानी कि जो विद्यालय हैं वो समाज के लघु रूप में कार्य करें। उसके बाद देखिए शिक्षा के प्रयोगात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया जाए, ठीक है, यानी कि शिक्षा के प्रयोगात्मक पक्ष यानी कि प्रैक्टिकल जो होते हैं उस पर जो है उस पर ज़्यादा जो है बल दिया जाए, विशेष उस पर बल दिया जाए। उसके बाद देखिए कार्य अनुभव द्वारा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि जो कार्य अनुभव है उसके द्वारा स्टूडेंट्स को यानी कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान, यानी कि विज्ञान के बारे में और रिसर्च के बारे में क्या कहा गया है। देखिए राष्ट्र की उन्नति के लिए विज्ञान की शिक्षा का विशेष महत्व है। आप सभी जानते हैं साइंस का कितना योगदान है, ठीक है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है विज्ञान का। तो इसलिए जो है राष्ट्र की उन्नति के लिए विज्ञान की शिक्षा का विशेष महत्व है और विद्यालय स्तर पर गणित तथा विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाए, यानी कि जो विद्यालय स्तर है, विद्यालय स्तर पर जो है मैथ्स और साइंस की शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद अगला है उच्च शिक्षा में सत्य की खोज के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। तो देखिए दोस्तों जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में सत्य की खोज के लिए जो रिसर्च होते हैं, ठीक है, रिसर्च कार्यों को भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। आगे बात करें नंबर 8 देखिए कृषि एवं उद्योग शिक्षा। तो कृषि एवं उद्योग शिक्षा में NEP 1968 में क्या कहा गया है, देखिए कृषि एवं उद्योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि कृषि एवं उद्योग शिक्षा जो है इसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक जो है रोजगार जो है बच्चों को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए दूसरा प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये किसने कहा है, NEP 1968 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए तकनीकी शिक्षा के प्रयोगात्मक रूप में विशेष बल दिया जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी शिक्षा और प्रयोगात्मक रूप उसको दिया जाए, उस पर विशेष बल दिया जाए। उसके बाद देखिए पुस्तकों का प्रकाशन। देखिए पुस्तकों का प्रकाशन किस तरह से किया जाए, इस पर क्या बात कही गई है। देखिए अच्छे विद्वानों तथा अनुभवी लेखकों के द्वारा जो है उच्च स्तर की पुस्तकें प्रकाशित की जाएं, यानी कि जो अच्छे विद्वान हैं और जो अनुभवी जो लेखक हैं उनके द्वारा उच्च स्तर की पुस्तकें जो हैं प्रकाशित की जाएं, जिससे क्या होगा, अच्छी पुस्तकें होंगी तो बच्चे भी जो है अच्छा सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद देखिए पुस्तकें शीघ्र नहीं बदलनी चाहिए। NEP 1968 में कहा गया है कि जो बुक्स हैं वो शीघ्र चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि शीघ्र नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, बच्चे को भी उससे क्या होता है, बच्चा भी प्रभावित होता है अगर तुरंत जो है पुस्तकें चेंज हो जाती हैं तो। उसके बाद देखिए पुस्तकों का मूल्य कम हो, यानी कि जो बुक्स हैं पुस्तकों का मूल्य कम हो, जिससे हर बच्चा जो है इजीली उनको ले सकें और पढ़ सकें। आगे बात करें पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आवश्यकता अनुसार। देखिए पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आवश्यकता अनुसार स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समितियां एवं परिषदों का गठन किया जाए। तो देखिए जो पुस्तकों का प्रकाशन पब्लिकेशन हो उसके लिए आवश्यकता अनुसार क्या किया जाए, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है समितियां बनाई जाए और परिषदों का गठन किया जाए, जिससे ये इन चीज़ों को देख पाए प्रॉपरली। उसके बाद देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें पुस्तकों के विकास पर विशेष बल दिया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं में जो पुस्तकें हैं, ठीक है। आगे बात करें नंबर 10, तो हम इसमें 17 कार्यक्रमों पर बात करेंगे, अभी 10 में चल रहे हैं, ठीक है। देखिए 10 क्या है, परीक्षा एवं मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। देखिए NEP 1968 ने क्या कहा है कि परीक्षा प्रणाली में क्या करना चाहिए, सुधार किया जाए, यानी कि जो परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए और
परीक्षाओं में वैधता, विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठता हो, यानी कि जो एग्जाम हो कैसा हो, वैध हो, विश्वसनीयता हो उसमें और वस्तुनिष्ठता हो। और उसके बाद देखिए विद्यार्थियों का प्रगति पत्र तैयार किया जाए, यानी कि बच्चों का जो प्रगति पत्र है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है बच्चों की, प्रगति पत्र उनको टाइम टाइम में उनको प्रगति पत्र दिए जाए, जिससे बच्चे का प्रॉपर मूल्यांकन हो सके। उसके बाद देखिए मूल्यांकन के आंतरिक व बाह्य दोनों स्वरूप को महत्व दिया जाए, यानी कि जो मूल्यांकन होता है, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन, दोनों स्वरूपों को क्या किया जाए, दोनों स्वरूपों को महत्व दिया जाए। परीक्षा मूल्यांकन के बाद नेक्स्ट है आपका माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा में क्या कहा गया है, देखिए एनईपी 1968 में देखिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए, ठीक है, और इस स्तर के पाठ्यक्रम में विविधता को अपनाया जाए, यानी कि जो पाठ्यक्रम है माध्यमिक स्तर का, इस पाठ्यक्रम में विविधता हो, ठीक है, विविधता को अपनाया जाए और इसमें तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, यानी कि जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है इसका पुनर्गठन किया जाए, इसके पाठ्यक्रम में जो है विविधता लाई जाए और इसके साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जो होती है इस पर विशेष बल दिया जाए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, यानी कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए और इसका प्रत्येक संबंध किससे हो, रोजगार से हो, ठीक है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा में इतने पुनर्गठन करके उसमें पाठ्यक्रम में विविधता लाके और उसके बाद तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को देके, और जिससे बच्चा क्या करेगा, जल्द से जल्द जो है उसको क्या मिलेगा, रोजगार मिल पाएगा। तो प्रत्येक संबंध में जो है इसका प्रत्येक संबंध किससे हो, रोजगार से हो। उसके बाद देखिए अगला विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है एनईपी 1968 में। तो देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात करें तो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है इसमें एनईपी 1968 में क्या कहा गया है कि नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, यानी कि नए विश्वविद्यालय खोले जाए। और उसके बाद देखिए सेकंड, विश्वविद्यालय की गुणात्मक उन्नति हो और इनमें प्रयोगशाला, पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध हों और उसके साथ साथ अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो देखिए क्या बात कही गई है विश्वविद्यालय शिक्षा पर एनईपी 1968 में। इसमें कहा गया है कि नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, जिससे कि हर बच्चा जो है उसको ईजिली जो है एजुकेशन उसको मिल पाए और जो विश्वविद्यालय की जो शिक्षा हो वो कैसी हो, गुणात्मक उन्नति हो विश्वविद्यालय की, और साथ ही साथ इनमें इन विश्वविद्यालयों में जो है प्रयोगशालाएं हों, पुस्तकालय हों, इनकी प्रॉपर जो है सुविधा हो। और उसके साथ साथ ही जो रिसर्च करते हैं, यानी कि जो रिसर्चर होते हैं, शोधकर्ता, उनके कार्यों को क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे वो कार्य जो है आगे को प्रोत्साहन के बाद जो है अच्छा काम जो है वो करेंगे देश के लिए। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा देख लिया, ठीक है, इसमें गुणात्मक उन्नति और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध हों और अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। अगला देखिए 13, अल्पकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम। तो देखिए इस पर भी बात की गई है कि क्रॉसपॉन्डेंस जो एजुकेशन होती है, तो अल्पकालीन शिक्षा या पत्राचार पाठ्यक्रम, ये भी जो है इस पर भी बात कही गई है। देखिए क्या बात कही गई है, सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों, अध्यापकों, कृषि व उद्योगों में लगे व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो। तो देखिए जो क्रॉसपॉन्डेंस से करते हैं, किसी की शिक्षा जो है किसी कारणवश जो है बीच में छूट जाती है, तो उन ऐसे बच्चों को बाद में जो है अपनी शिक्षा पूरा करने के लिए तो ये पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे बच्चा जो है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी अपनी शिक्षा जो है कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो दूसरा देखिए इस प्रकार की सुविधाएं विद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी दी जाए, कि जो ये अल्पकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम है ये विश्वविद्यालय स्तर पर भी किया जाए इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए यह सामान्य शिक्षा के अनुरूप हो और ये जो चेंजेज हो, ठीक है, यानी कि जो पत्राचार और अल्पकालीन शिक्षा है
यह सामान्य शिक्षा के अनुरूप ही हो, यानी कि जो सामान्य शिक्षा चलती है उसी के अनुरूप हो। यह वयस्कों के लिए निरंतर शिक्षा व्यवस्था का कार्य करेगा, यानी कि जो वयस्क हैं, जो किसी कारणवश जो है अपनी शिक्षा जो है पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी एक जो है अच्छा कार्य उनके लिए भी, ठीक है, क्योंकि उनका भी जो है एजुकेशन उनकी भी पूरी हो जाएगी। आगे बात करें वयस्क शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, वयस्क शिक्षा में कहा गया है कि देश के विकास के लिए वयस्क शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है, यानी कि देश का अगर विकास करना है तो वयस्क शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखिए वयस्क शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है और इससे वयस्कों का ज्ञान और सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है। और कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि भी इसके द्वारा ही संभव है, यानी कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि किसके द्वारा संभव है, वयस्कों के द्वारा ही संभव है। इसलिए जो है वयस्कों की शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, उनके ज्ञान और सामाजिक जागरूकता उनकी इससे बढ़ेगी, जिससे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तभी हो सकती है, कहने का मतलब यह वृद्धि भी इसी के द्वारा संभव है। तो वयस्क शिक्षा के बारे में ये बात कही गई है। उसके बाद देखिए प्रतिभा का विकास। देखिए प्रतिभा का विकास क्या है, इसमें क्या कहा गया है। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। तो NEP 1968 में क्या कहा गया है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है जो विद्यार्थी, उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए और छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाए। उसके बाद देखिए विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित प्रतिभा को चमकाने का पूर्ण अवसर दिया जाए, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित प्रतिभा को चमकाने का पूर्ण अवसर दिया जाए, यानी कि उसकी प्रतिभा को देखा जाए, परखा जाए, ठीक, और उसको अवसर दिए जाएं। उसके बाद देखिए खेल कूद के बारे में क्या कहा गया है। देखिए देश में खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये NEP 1968 में कहा गया है कि खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके साथ ही साथ इसकी व्यवस्था राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर की जाए, यानी कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए जो है व्यवस्था की जाए, ठीक है। खेलकूद की व्यवस्था की जाए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। उसके बाद देखिए विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में खेल के मैदान व खेल परिषद की उचित व्यवस्था हो। तो देखिए विद्यालय में अगर फील्ड होगा, अच्छा प्रॉपर जो है खेलने के लिए प्रॉपर फील्ड होगा, तो ऑब्वियसली है कि बच्चे जो हैं आगे बढ़ेंगे खेल में। तो इसलिए कहा गया है कि विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खेल के मैदान और खेल परिषद, यानी कि खेल मैदान के साथ साथ क्या हो, खेल परिषद की भी उचित व्यवस्था हो, ठीक है। उसके बाद 17 देखिए क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। देखिए अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा का उचित प्रबंध करना सरकार का दायित्व है, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, और साथ ही साथ उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर दिया जाए, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनको भी जो है समान अवसर दिया जाए, यानी कि जो और बच्चों को दिया जाता है उनको भी समान अवसर उनको भी दिए जाए। उसके बाद देखिए इनके लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि का प्रबंध समानता के आधार पर किया जाए। तो देखिए इनके लिए, इनके अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि का प्रबंध समानता के आधार पर किया जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी भेदभाव न किया जाए, उनको भी सामान्य बच्चे की तरह जो है सारी चीज़ों में अवसर दिया जाए। तो दोस्तों ये थे आपके 17 टॉपिक हमने देखे NEP 1968 में, जिसमें हमने मेन सारे जो हैं आपके इसमें टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।